ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, भाग्यशाली व्यक्ति तो वो है जिसके युवावस्था में भाग्योदय हो जाए। बचपन में आ गया भाग्योदय, किस काम का। वृद्धावस्था में भाग्योदय हुआ तो किस काम का। ठीक पढ़ाई लिखाई के समय में, विवाह के समय में, करियर को शिखर पर पहुंचाने के समय में, अगर इस समय में भाग्योदय हो जाए तो खुद तो तर जाता है व्यक्ति, अपने पूरे संपूर्ण परिवार को तार लेता है। समझ लो बैतरणी पार हो गया। उसी भाग्योदय की हम बात करने जा रहे हैं कि क्योंकि शास्त्र कहता है कि युवावस्था में कौन-सा ग्रह है जो आपका भाग्योदय कर सकता है? वो ग्रह, मैं सारावली से एक उदाहरण ले रहा हूँ। सारावली से उद्धरण ले रहा हूँ, उदाहरण भी नहीं। सारावली के पंचम अध्याय के 18वां श्लोक है। 18वां श्लोक शास्त्र कहता है, चंद्राध्यासितराशेर्नाथो लग्नाधिपोऽपि वा यस्य केंद्रे सुरगुरु मंत्री वयसो मध्य सुखम तस्य। अर्थात जिसके जन्म काल में चंद्रमा जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी लग्नेश भी हो और केंद्र जो में जो गुरु हो, तो उसके मध्य आयु में यानी कि युवावस्था में पूर्ण सुख प्राप्त होता है, भाग्योदय हो जाता है। अब ऐसे आप समझे नहीं तो उसको मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, यहां पर बोर्ड में समझाऊंगा। मानकर चलिए कि आपकी मेष राशि है। मानकर चलिए, राशि तो तभी होगी ना जब चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा, जिस अंक में बैठा है। जैसे कि एक में बैठा है चंद्रमा, ये मानकर चलिए यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। जिस राशि में चंद्रमा बैठेगा वही आपकी, जिस अंक में चंद्रमा बैठेगा वही आपकी राशि है। जैसे कि मेष राशि में एक में बैठा है तो मेष राशि है, क्योंकि पहली राशि है। अब शास्त्र क्या कह रहा है कि जिस जन्म के समय में यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में उपस्थित हो और उस राशि का स्वामी लग्नेश भी हो। अब इस राशि का स्वामी कौन है? लग्नेश भी। ये चंद्रमा जो है यहाँ पर मेष, इसका स्वामी कौन है? ये मंगल है। अब ये लग्नेश भी है, राशिश भी है। ठीक है। अब ये एक उदाहरण के लिए आपको मैंने दे दिया। अब मानकर चलिए, अब इसके बाद शास्त्र क्या कहता है कि केंद्र में देवगुरु बैठे हों, तो व्यक्ति जीवन के मध्यम आयु में अपने शिखर पर होता है। चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे विवाह को लेकर के हो, अच्छी पत्नी की अपेक्षा हो या अच्छे पति की अपेक्षा हो, वो पूर्ण होगी। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, कुछ शर्तें भी हैं इसको करने के। जैसे कि आप मानकर चलिए कि यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं। शास्त्र तो यही कहता है ना, केंद्र में गुरुदेव हो तो व्यक्ति राजयोग प्राप्त करता है, संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता है। उसका कारण है क्योंकि केंद्र स्थान जो है ना, इसमें ग्रह बाल्य अवस्था में रहते ही फल देते हैं। ये यहाँ पर ज्यादा एक्टिवेट ग्रह का कब होता है? जब बाल्य अवस्था होती है। अब गुरु क्या है? गुरु पढ़ाई लिखाई का ग्रह है, शिक्षा का ग्रह है, विद्या का ग्रह है, आपके शब्द के ग्रह है, आपके समझ के ग्रह है। गुरु अर्थात सब कुछ। आप स्वयं गुरु हैं। आप स्वयं, शास्त्र बृहस्पति निर्णाम जीव कहा है शास्त्र ने। बृहस्पति जो होता है ना, व्यक्ति का व्यक्तित्व है। आप स्वयं है। और दूसरे अगर वैज्ञानिक पक्ष से भी देखते हैं ना, तो जो बृहस्पति है ना, वो इतना है कि पृथ्वी पर आने वाले जितने भी उल्का पिंड हैं, वो अपने खींच करके अपने गर्भ में छुपा लेते हैं, यानी कि पृथ्वी तक आने नहीं देते हैं। वैसे भी रक्षक हैं वो, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये गुरुदेव रक्षक है। अब जब बाल्यावस्था में ही ये ग्रह गुरु केंद्र में रहेंगे तो क्या होगा? आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपका संस्कार अच्छा होगा। यहां से गुरु अगर मान के चलिए लग्न में बैठे, यहां से सीधा जो है ना आपके जो है ना पढ़ाई लिखाई को देखेंगे, यहां से ये भाग्य को देखेंगे, आपके भाग्य अच्छा कर देंगे। यानी कि पढ़ाई लिखाई में आप श्रेष्ठ रहेंगे। और जहां पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, आपके संस्कार अच्छे हुए, आप सुलझे हुए, तो स्वाभाविक है आपका युवावस्था भी अच्छा ही होने वाला है।
वैसे भी केंद्र शास्त्र कहता है ना, केंद्रात् परम पर्णफरम आपोक्लिम संगीतम तयोः परतः बाल युवस्थ विरत्वये। ये क्या करते हैं, केंद्र जो है बालावस्था में, ये जो पर्णफर है युवावस्था में फल देते हैं, और इसके बाद जाकर के तयोः परतः आपोक्लिम संगीतम, उसके बाद वृद्धावस्था में यहाँ के ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ गुरु अच्छा फल दे रहा है, यानी कि आपके बाल्यावस्था में जो कर्म करेंगे आप, वो अच्छे होंगे। मान कर चलिए गुरु यहाँ बैठा है तो अच्छा ही होगा। मान के चलिए यहाँ पर शनि बैठता, वो स्टूडेंट बनाता आपको कि पीछे बैठे होते, पीछे, टीचर के बहुत पीछे, सबसे पीछे जाकर के जो है ना, वो रट्टू जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो बना देता है। लेकिन आप रट्टू नहीं हैं, आप समझदार हैं, आप तोता नहीं हैं, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बाल अवस्था से ही। तो क्या होगा, आपका भाग्योदय होगा। एक तो ये है, ठीक है? और मान के चलिए ये तो यहाँ से बात हो गई, इसको हम मान कर चलिए यहाँ से चलते हैं, चतुर्थ भाव से देख करके चलते हैं। चतुर्थ भाव से जैसे ही यहाँ चतुर्थ भाव गया, आपके कर्म को देखेगा, यानी कि काम, आप पढ़ाई-लिखाई में आपका मन लगेगा। और जिसका पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा, जो माता-पिता की बात मानेगा, जो सुलझे हुए व्यक्ति होंगे। ये ना वो एक श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर गुरु यहाँ होता है तो ये श्लोक यहाँ पर घटित नहीं होता है। यहाँ पर राहु, शनि, केतु इत्यादि ग्रह बैठे हों, तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के पास ना ज्ञान है, ना पढ़ाई-लिखाई है, ना समझ है, न पुण्य है, न शील है, तो ऐसे व्यक्ति इस धरती पर मनुष्य के रूप में पशु होते हैं, वो आप नहीं। ये स्थिति है। यहाँ से कर्म अच्छा कर देगा, जो भी कर्म करेंगे सटीक होगा, अच्छा होगा। एक यहाँ से सीधा जो है, मानकर चलिए यहाँ केंद्र में षष्ठस्थ हो जाता है, ये आपकी वाणी को अच्छा कर देगा, यानी कि केंद्रस्थ गुरु अपने आप में अनेकों प्रकार के फल देंगे। ठीक है? एक दूसरी बात, आप ये फल तभी आपको मिलेगा इस अवस्था में, इसकी दशा, गुरु की दशा चल रही हो या फिर चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो अच्छा फल मिलेगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा यहाँ पर क्षीण नहीं होना चाहिए, चंद्रमा यहाँ पर अल्प बलि या मध्यम बलि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण बलि होना चाहिए। अगर पूर्ण बलि चंद्रमा नहीं है, तो ये फल आपको नहीं मिलेगा, शर्त ये है। अब सवाल ये उठता है कि पूर्ण बलि कब होता है चंद्रमा, मध्यम बलि कब होता है और क्षीण कब होता है, अल्प बलि कब होता है? तो इसको समझ लेते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है। अगर ये आप समझते हैं, जो मैं कहूँगा, वो आपको पहले से ही समझ आता हो, तो समझ लीजिए आप अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ठीक-ठाक आपको नॉलेज है। अगर आपको ये समझ नहीं है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, तो आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट तो है, बहुत सीखने की ज़रूरत है। चंद्रमा प्रतिपदा के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के दशमी तिथि तक मध्यम बलि होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के दशमी तिथि तक के इस बीच में हुआ है, तो आपका चंद्रमा मध्यम बलि है। एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष के, एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि तक आपका अगर जन्म हुआ है, आपका चंद्रमा पूर्ण बलि है। यानी कि ये जो फल है, ये 100% आपके ऊपर घटित होगा, 100% घटित होगा। ठीक है? या अब बात आती है क्षीण चंद्रमा की। क्षीण चंद्रमा को पापी कहा गया है। क्षीण चंद्रमा जो होता है, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के उत्तरार्ध से लेकर के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के पूर्वार्ध तक। अष्टमी तिथि के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के पूर्वार्ध तक, यानी कि 15 दिन चंद्रमा क्षीण होता है। अगर इस स्थिति में जन्म हुआ है आपका और ये भी योग बन रहा हो ना, तब आपको ये फल नहीं मिलेगा। ये आप समझ लीजिए, ठीक है? ये चंद्र गुरु का एक साधारण इसकी शुरुआत है। अब हम जो है रोज किसी न किसी प्रकार का प्रामाणिक ग्रंथ के द्वारा कुछ न कुछ योग लेकर के आएँगे, ज्योतिष के विषय में चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और प्रामाणिक ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जो है आप क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा और आपको वीडियो
में कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। जो भी आपकी एक सोच बन रही है, जो भी धारणा बन रही है, या फिर आपको ज्योतिष के बारे में कुछ नॉलेज है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर कुछ कौन-सा सब्जेक्ट पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल आप यहाँ तक पहुँचे, आपने मेरा वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद। महादेव की आपकी कृपा बनी आप पर कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।